नमस्कार। रमने कने कने इति राम। जो कन कन में बसे हैं वही राम है। जी हाँ, कन कन में राम है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, वो बहुत सरल भी है, उदार है, निडर भी है, लेकिन राम पराक्रमी भी है। जिनके जीवन के भाव एक समान है। चक्रवर्ती राजा बनने पर भी उनके चेहरे पर सौम्यता दिखती है, तो वनवास होने पर भी मुस्कान है। वो शबरी के भी राम हैं, वो शिव के भी राम हैं। त्रेता युग में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्मे राम आज कनकन में हैं। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। एक बिजनेस चैनल होने के नाते हम इस खबर के बारे में लगातार आपको चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हम आपको ये बताने वाले हैं कि देश में कैसे धार्मिक पर्यटन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये बदलाव सदियों बाद देखने को मिला है। आज कहीं नहीं कह सकते हैं कि अमृतकाल के इस भारत में अर्थ और धर्म का जो संगम हो रहा है वो बेजोड़ है। कहीं ना कहीं धर्म अब इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का एक ग्रोथ इंजन बनता हुआ दिख रहा है, और इस सब का असर कई सारे सेक्टर्स और शेयर पे हो रहा है, क्योंकि अब धार्मिक पर्यटन विकास की गंगोत्री बन रही है। और आज हम बात कर रहे हैं रामराज का अर्थशास्त्र। अयोध्या विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी बनने जा रही है। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आएंगे, तो एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होटल संचालकों को मिल रही है। तो सीधे तौर पर इस शो में अगले आधे घंटे में यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो धार्मिक टूरिज्म है उसके जरिए इस देश में विकास की रफ्तार बढ़ती हुई जा रही है। और इस खास टॉपिक पे, चूँकि अर्थ और धर्म को समझना आसान नहीं, उन दोनों को जोड़ना आसान नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते हैं टॉपिक है। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए इसीलिए आज हमारे साथ हैं ET Now और ET Now स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। सर, मैं आपको हमेशा नमस्कार करता हूँ, आज राम राम कहता हूँ। हमारे व्यूअर्स को भी नमस्कार और राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम, राम राम। ये एक ऐसा मुद्दा है धर्म, जिसको लेकर लगातार चर्चा होती है, और आपने हमेशा कहा है कि धर्म के जरिए भी विकास की गति को बढ़ाया जाता है। हम इसको समझेंगे धीरे धीरे। सबसे पहला सवाल मुझसे, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, निकुंज डालमिया के नज़र में राम क्या है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राम के हम जीवन काल की बात करें। अगर भगवान राम के जीवन काल की हम बात करें तो उन्होंने हमें क्या बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब क्या है और उसका महत्व क्या है, धर्म क्या होता है और धर्म के अंदर आपका कर्तव्य क्या होता है, धर्म पालन का मतलब क्या होता है और उसको कैसे आप अपने निजी जीवन के अंदर आप उसका पालन कर सकते हैं। तो हम रिलीजन और धर्म को और कर्म को अलग अलग करते हैं। रिलीजन को अलग कर देते हैं, बात करते हैं राम के जीवन की शैली की। बालहट से लेकर के जब वह गृहस्थ तक आए, जब वह ब्रह्मचार्य में थे, तो उन्होंने किस प्रकार की जीवन शैली उन्होंने अपनाई। उन्होंने एक पुत्र का कर्तव्य पूरा करा, एक उन्होंने पिता का दायित्व निभाया, एक उन्होंने रावण के साथ युद्ध कर कर के अपनी पत्नी सीता मैया को लंका से वो वापस लेकर आए।
तो जो उनकी पूरी जो जीवन की अगर हम बात करें, उसके अंदर एक जो सेंटर पीस था जो पूरा कनेक्टेड था, वह कनेक्टेड था काम करने के या जीवन जीने के तरीके से। मॉडर्न लैंग्वेज में हम उसको बोल सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट है एक कोड जिसको आपको कंडक्ट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं धर्म, जिसकी डेफिनेशन होती है क्या अच्छा है, क्या सही है। आप क्या कर सकते हैं जिसके अंदर आप एक पुत्र का, एक पति का, एक पिता का, एक राजा का और एक आम नागरिक का की जो ड्यूटी है, आप उसको कैसे निभा सकते हैं। तो राम भगवान ने अपने पूरे जीवन काल के अंदर हर जगह एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करा है। हमेशा मार्केट में जैसे कहते हैं, मार्केट में हमेशा करते हैं कि हमेशा आपको जानना चाहिए आप क्या खरीदते हैं। यू शुड नो व्हाट यू आर बाइंग, व्हाई यू आर बाइंग। तो पहले कोड ऑफ कंडक्ट को समझें, उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फिर फॉलो करें। कोड ऑफ कंडक्ट में अच्छा बुरा क्या है उसको समझें, और कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जब बाधाएं आती हैं, मार्केट में वॉलीटिलिटी आती है। देखिए राम भगवान ने 14 साल के वनवास में गए, स्टॉक मार्केट के अंदर कई शेयर वनवास में जाते हैं। उनके जीवन काल में वॉलीटिलिटी आई, मगर वॉलीटिलिटी से उन्होंने अपने जीवन काल का जो कोड ऑफ कंडक्ट था वह उन्होंने पूरा नहीं करा। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर SIP पालन जो हम बोलते हैं कि आप लॉन्ग टर्म सोचिए, वह कोड ऑफ कंडक्ट है। तो आप उसको रिलीजन मत बोलिए, मैं उसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलूँगा, बिकॉज हमारे इतिहास के अंदर हर तरीके से अगर आप उसको समझेंगे तो हर बार आपको एक प्रकार का मैसेज मिलता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हिडन मैसेज विच इज़ देयर इन इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड मैथोलॉजी। वो समझना पड़ता है कि हम कैसे उसको अपने निजी जीवन में लगा सकते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ, हम बात करते हैं दशहरे की। दशहरा क्या होता है जी, आप बताएं। अच्छा, बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक। तो बुराई पे अच्छाई की प्रतीक। इंसान के जीवन में बुराई क्या होती है? ईर्ष्या, बिल्कुल, लोभ, बिल्कुल, लालच, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। Yeah. तो वही अगर आप मार्केट के अंदर भी ईर्ष्या कि मेरा पैसा नहीं बना है, पड़ोसी का पैसा बन गया, ईर्ष्या जिसे हम भी बोलते हैं, लालच, यह स्टॉक और ऊपर जाएगा, डर गिर गया है तो हम इसको क्या बेच देंगे। तो वही जो हम भय, तो मार्केट के अंदर फेयर एंड ग्रीड दो सबसे बड़ी इमोशन होती हैं। राम ने यही बताया कि जब आप कॉन्फिडेंट हैं, जब आप अच्छी चीयर कर रहे हैं तो फेयर ना करें, मगर जहाँ पर आपके पास पावर आया है, जहाँ आप राजकुमार बने, राजा बने, अपनी ड्यूटी ना करें और ग्रीड में ना आए। तो मार्केट और स्पिरिचुअलिटी और राम काल को अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से समझें तो उसको बड़ी इजीली इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। तो मार्केट के अंदर हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, बाय गुड कंपनीज एट ए रीजनेबल प्राइस, एक कोड ऑफ कंडक्ट है बिल्कुल जो अच्छे निवेशक बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों से आप इंस्पायर हुए। तो हिंदू मैथोलॉजी के हर पन्ने पर ऐसी बातें हैं जिनको आप समझेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे तो आप बोलेंगे हर बार जय श्री राम। बिल्कुल, हर बार बोलेंगे जय श्री राम। और सर एक शो और बनेगा इसके बाद, जिस तरह से आपने शेयर मार्केट से चीज़ों को जोड़ा, उतार चढ़ाव उसको लेके। सूरज चक्रवर्ती राजा थे, शाम को वनवास जा रहे थे, इतना बड़ा उतार चढ़ाव लोगों में जीवन में कहाँ था, फिर भी उनके चेहरे पे एक भाव था। देखिए वक्त को बदलने में देर नहीं लगती है। जो आज अच्छा है कल बुरा हो सकता है, जो कल बुरा आज अच्छा हो सकता है। हम मार्केट में हमेशा बोलते हैं, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, रिलीजन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप राम भगवान के जीवन से क्या सीख सकते हैं। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में बात कर रहे हैं तो मार्केट में एक पेंडुलम होता है। आज से 3 साल पहले PSU स्टॉक्स 10 साल के वनवास से निकले थे, तो असली वनवास उनका हुआ था 10 साल का बड़ा वनवास। मगर 10 साल के वनवास के बाद जब आए तो नई दिवाली आई। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो अब जीवन काल से समझ सकते हैं कि कठिनाई तो आएगी, मगर आपने धर्म पालन करा उस समय, तो आपने उस समय जब वो कठिनाई का चक्र खत्म हुआ तो फिर आपको कितना बड़ा बेनिफिट हो। तो राम भगवान ने और श्री रामचंद्र ने जब वनवास काल में गए तो अपना कर्तव्य नहीं भूले। बिल्कुल, जो उनके आसपास थे, he did his duty what he should be doing as a prince, as a elder brother, as a protector of his wife and as a caretaker of people who were associated with him। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यही है, और जिस तरीके से आपने शेर को लेके जोड़ा, ये बातें की, एक चीज़ तो है कहीं ना कहीं कि त्रेता युग में जन्मे हैं राम और कलयुग में भी सबके प्रिय है राम। अब मैं इसके अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश करता हूँ, रामराज के अर्थशास्त्र को पूरी तरह से। हमने देखा है कि बीते 1-1.5 सालों में आप देखिए, खासतौर पे पोस्ट कोविड देश में रिलीजियस टूरिज्म में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला है।
अब गोवा लोगों के लिए जो है सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं रहा, अब वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया है, अयोध्या हो गया। ये जो ट्रेंड बदल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको ये बोलूँगा कि हमें अब फ़ख्र हो रहा है हमारी हेरिटेज पर। हमें अब गर्व हो रहा है कि हम एक भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि भारतवर्ष क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसका इतिहास क्या है। भारतवर्ष की अगर पौराणिक हिस्ट्री की हम बात करें, अगर यहाँ के स्पिरिचुअलिटी की बात करें, यहाँ के गुरुज की बात करें, यहाँ पर अगर हम रिलीजन की बात करें, तो इसका अर्थ और सत्य ही शायद जीवन में आपको मार्गदर्शन देता है। लोग इसको रिलीजियस टूरिज्म बोलते हैं, मगर मैं बोलता हूँ कि यह एक प्रकार से कि एक आप जानना चाहते हैं कि आपका कल्चर, आपकी हेरिटेज, और आप इन जगहों पर जा कर के क्या सीख सकते हैं। तो हालांकि कई लोग इसको बोल रहे हैं जी, जो डेटा आ रहा है कि अयोध्या में एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, बनारस में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, हम उस पर बात करेंगे। मगर जो स्पिरिट है, जो इसके पीछे जो मोटिवेशन फैक्टर है, इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे जो पर्पस है, वह शायद पर्पस ये है कि वी ऑल आर नाउ टेकिंग अ प्राइड इन इंडियाज़ हेरिटेज, इन आर रिलीजन, इन व्हाट वी स्टैंड फॉर। जो हमारी सभ्यता है, हम जानना चाहते हैं, हम अब एक साथ सब जानना चाहते हैं। अवेयरनेस आई है, सरकार ने जो करा है, बिल्कुल कन्वीनियंस, हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करेंगे, मगर मैं स्पिरिट की बात करूं तो स्पिरिट के हिसाब से आई थिंक यह एक प्रकार का हमारे लिए एक नया जागरण है कि जो हमारे पास था, हम उसको खोज करके अब महसूस करना चाहते हैं। बिल्कुल जागरण है, कहीं ना कहीं कैसे तो जन जागरण है, जो हमने देखा था एक ज़माने में राजा राम मोहन राय ने एक इस तरह का आंदोलन भी चलाया था जन जागरण का। एक चीज़ है जैसे अयोध्या है, अयोध्या में जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, कहा जा रहा है कि 75,000 करोड़ की योजनाओं पे काम हो रहा है, 18,000 करोड़ की योजनाएं पूरी हो गई, नया एयरपोर्ट बन गया है, नई ट्रेन स्टेशन शुरू हुए। तो कहीं ना कहीं धर्म जो है अब विकास की धुरी बन रहा है। एक मंदिर है, एक मंदिर की शुरुआत हुई, उसके अगल बगल में दुकान बनेंगे, होटल्स बनेंगे, रिजॉर्ट्स बनेंगे, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जो ट्रेंड बन रहा है कि धर्म को एक केंद्र करके जिस तरीके से विकास को गति दी जा रही है, जिन चीज़ों को इग्नोर किया गया था एक ज़माने में, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर से आगे हम नहीं बढ़ पा रहे थे, आज अयोध्या कहीं ना कहीं विकास की गति को लेकर आगे बढ़ रहा है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब भी होता है तो विकास हमेशा देखने को मिलता है। हमारे दर्शक अगर गूगल करेंगे तो अगर वो मुंबई जिस शहर में हम रहते हैं, इसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ये छोटा एक 7 आइलैंड का समूह था। इसके अंदर डेवलपमेंट जब हुआ, जब इस पूरे 7 आइलैंड्स के अंदर कनेक्शंस हमने देखा कि होने लगे। आज दिल्ली के अंदर 2 बड़े ट्रांसलिंक्स आ रहे हैं। इसके बाद जो नवी मुंबई या बॉम्बे और जो एरियाज़ हैं, वहाँ के अंदर बहुत बड़ा विकास होगा। तो विकास का कारण भले ही रिलीजन हो, भले ही अयोध्या हो, भले ही वाराणसी के अंदर जो एक प्रकार की हम देख रहे हैं नई ड्राइव आ रही है मंदिरों को लेकर के, कुछ भी कारण हो सकता है, मगर विकास हो रहा है। नया एयरपोर्ट बन रहा है, नई दुकानें आ रही हैं, नए लोग जा रहे हैं, पर्यटन के नए स्थल बन रहे हैं, आप रेस्टोरेंट्स में देख सकते हैं। अब एयरपोर्ट बनेगा तो वहाँ पर केपेक्स होगा तो वहाँ पे कंपनीज आकर के बिल्डिंग्स बनाएंगी, बिल्डिंग्स आएगा तो सीमेंट बिकेगा, स्टील बिकेगा, एयर कंडीशनिंग की डिमांड आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, नई रोडें बनेंगी, नए होटल्स बनेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पर भी विकास होता है, विकास का कारण कुछ भी हो सकता है, मगर जब विकास होता है तो हम देखते हैं कि उस एरिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में योगी जी जिस प्रकार का, वहाँ के मुख्यमंत्री जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, दिख रहा है कि वहाँ पर विकास जो हो रहा है इसका पर्पस क्या है और इसकी वजह ग्रोथ देखने को कितनी आ रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह जो नंबर्स हम बात कर रहे हैं, लाखों की तादाद में अयोध्या लोग जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, मथुरा लोग जा रहे हैं, ये एक प्रकार के बोरिंग और डेड स्पॉट्स हो चुके थे, मगर आज वाइब्रेंट वाइब्रेंट स्पॉट्स हैं। और मुझे ये भी लगता है कि हमारी हेरिटेज को देख करके विदेशी पर्यटक भी आएंगे। मुझे भी लगता है कि आने वाले समय में हर एनआरआई जो आता था वो अपने गांव जरूर जाता था, अब एक रिलीजियस जरूर आएगा। मैं कई लोगों से बात करता हूँ जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जो अपने एनुअल वेकेशंस पर आते हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई दिसंबर में आए या नवंबर में आए, हमें भी या तो अयोध्या जाना है, बनारस जाना है। वो जानना चाहते हैं कि कहाँ पर विकास हो रहा है, विकास जो हो रहा है वो उसके अब आप परिणाम देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण है विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एयरपोर्ट आएगा, रेलवे स्टेशन आएगा, रोड्स अच्छी आएंगी, होटल्स आएंगे। तो पहले एक होता था कि आपको ऊंची पहाड़ी चढ़नी पड़ती थी, मगर
अब वैसा नहीं है। ये आपने बहुत सही बताया कि सीधे तौर पे एक बना हुआ है, आप उसको सिर्फ उसको विकसित करना है और लोग खुद ब खुद आते जाएंगे। और जैसा कि आपने सीधे तौर पे कहा कि एक ज़माना था जब कोई चर्चा नहीं होती थी उसकी, और एक ज़माना ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे विकास की धुरी बनती हुई दिख रही है। चूँकि स्टार्टअप, एसएमईज, इस सब पर भी आपकी नज़र होती है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये टूरिज्म बढ़ रहा है, और आपने बहुत अच्छे से बताया इस चीज़ को कि सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, स्टील की डिमांड बढ़ेगी, सारी कंपनियों को फ़ायदा होता हुआ देखा, आने वाले दिनों में इस पूरे सेक्टर को भुनाने के लिए स्टार्टअप, एसएमईज में भी कुछ बड़ा बूम देखने को मिल सकता है? देखिए अगर हिंदुस्तान के अंदर 50 से ज़्यादा नए एयरपोर्ट बनेंगे तो जाहिर है कि एयरपोर्ट इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगी। जाहिर है हिंदुस्तान के अंदर अगर 50 से ज़्यादा इतने बड़े रेलवे स्टेशन और इतनी नई ट्रेन रूट्स अगर बनेंगी तो रेल लाइंस लगेंगी, प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, वेंडर्स की डिमांड आएगी, होटल्स की डिमांड आएगी, रेस्टोरेंट्स की डिमांड आएगी, इंडियन कल्चर की डिमांड आएगी, वेबसाइट्स में इनके बारे में लिखा जाएगा, ब्लॉगिंग इनके बारे में होगी। तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम हो जाता है। देखिए जब चक्र कोई चलता है तो कोई चक्र चलता है तो अपने साथ वह एक बड़ा एक मोमेंटम और एक इकोनॉमी क्रिएट हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि जिससे हम एक रिलीजियस टूरिज्म बोल रहे हैं वह एक इकोनॉमी क्रिएट हो रहा है। और इस इकोनॉमी से लेकर के देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ मनीष जी। ये आपने सर इसके बाद ये आपने बहुत शानदार बोला कि इसको रिलीजियस टूरिज्म के बजाय एक इकोनॉमी कहिए कि पहला एक इकोनॉमी डेवलप हो रही है। एक इकोनॉमी डेवलप हो रही है। देखिए हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जब मारुति सुजुकी जब आई थी तो उन्होंने मारुति से टाई अप करा। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक पूरा का पूरा ऑटो का इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। टुडे इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कार मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान के 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स अब ग्लोबली एक्सपोर्ट होते हैं। उसके बाद आया जी इंडिया में। जी जब इंडिया में आई तो उसके बाद आईटी क्रिएट हुआ। हिंदुस्तान से लास्ट ईयर जो आईटी एक्सपोर्ट था वो $250 बिलियन था। $250 बिलियन का टोटल ऑयल अरब अरामको एक्सपोर्ट करता है। देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री 25-30 साल में क्रिएट हो गई। अब एप्पल आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एप्पल के बाद पूरा का पूरा EMS इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना बड़ा हो चुका है, सब कितनी उसकी बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो रिलीजियस टूरिज़्म इस समय है वो एक प्रकार की इकोनॉमी क्रिएट हो सकता है। इतनी बड़ी इकोनॉमी क्रिएट होगा कि आने वाले समय में आप बोलेंगे कि अरे जीडीपी ग्रोथ कहाँ से आ रही है, बिकॉज आपने सोचा ही नहीं था, आप कल्पना इसकी लगा करके बैठे हुए थे। मैं पिछले 2 हफ्तों में करीब 7 या 8 लोगों से मिला हूँ जो विद फैमिली अगले 3 महीने में अयोध्या जाने वाले हैं। लॉन्ग वीकेंड्स जो इस समय आ रहे हैं वो प्लानिंग कर चुके हैं कि भाई हमें वहाँ पर जाना है, वहाँ पर एक्सपीरियंस लेना है कि क्या है ये, कैसे हुआ। और एक अजूबा मैं नहीं बोलूँगा, मैं एक विजन इसको बोलूँगा, वह उसको देख करके गर्व से एक हाथ जोड़ करके वह एक पूरे एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि जो आज जो छोटा सा एक रिलीजियस टूरिज्म हम बोल रहे हैं, आने वाले सालों के अंदर यह एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर टू इंडिया जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा। देखिए टूरिज्म इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। हम बात नहीं करते हैं मगर एक जो सेक्टर है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है वो होता है टूरिज्म, क्योंकि इसके अंदर स्किलिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, बेसिक स्किलिंग की जरूरत होती है, मगर मास लोग इसके अंदर हमेशा आते हैं। अब आप देखिए NRI पॉपुलेशन है, इंडिया आएगी, हर साल NRIs आते हैं, हमेशा इंडिया आते हैं तो वह अपने गाँव जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो क्या वह अब अयोध्या, बनारस या फिर साउथ के टेम्पल्स जाना चाहेंगे? मुझे लगता है जाना चाहेंगे। पहले कनेक्टिविटी नहीं थी, पहले उत्साह नहीं था, पहले कंफर्ट नहीं था। अब कंफर्ट है, क्यूरियोसिटी है, कनेक्टिविटी है, और मेरा ये मानना जहाँ चाह है वहाँ रहा है। और मनीष जी अब रहा भी और चाह भी है, दोनों हो चुकी है। पहले ना चाहती ना रहा थी, रहा है बिकॉज एयरपोर्ट है, रास्ता है, और चाह है बिकॉज जो हो रहा है उससे सब बड़े खुश हैं। बिल्कुल सीधे तौर पर सर ने ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कैसे एक कह सकते हैं कि धर्म के जरिए हमने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, एक विज़न के जरिए एक विकास की गति को दी गई। अब सर चूँकि ये विकास की गति बढ़ रही है, रफ्तार आ रही है, तो आपने इशारों में कुछ सेक्टर्स के नाम लिए। अब मैं अपने दर्शकों के लिए समझना चाहूँगा कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आपकी नज़र है, जिन पे हमारे दर्शकों की नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। अब अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल तक जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें तो ये बता रहे हैं कि अगले कुछ सालों में ये 10 गुना तक बढ़ेगा। ये आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट इफ सम ऑफ द बिग प्लेसेस इन इंडिया, स्पेशली प्लेसेस लाइक अयोध्या, मथुरा, बनारस, यह आने वाले सालों में अगर आप टॉप 10 डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड में टूरिस्ट फुटफॉल देखें तो टॉप 10 में इनके नाम आने लगेंगे। भले नंबर 1 हो, नंबर 2 वो बोलना मुश्किल है, मगर टॉप 10 के अंदर इंडियन रिलीजियस डेस्टिनेशंस
विल सर्टनली फाइंड देयर मेंशन। अभी हम क्या बात करते हैं, अभी हम हिंदुस्तान में सबसे पहले बात करते हैं आगरा की, उसके बाद हम ग्लोबली बात करते हैं पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन की। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर हम डेटा देखेंगे तो टॉप टूरिज्म फुटफॉल्स आई थिंक विल आउट ऑफ द टॉप 4-5 डेस्टिनेशंस इन इंडिया, टॉप 10 के अंदर 2-3 नाम ज़रूर आएंगे। मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा यह चेंज आता है। देखिए जब चेंज आता है ना मनीष, हम उसको महसूस पहले करते हैं मगर देखते बाद में हैं। तो अभी हम इसको महसूस कर रहे हैं, आने वाले समय में हम इसको देखेंगे और उसकी बातें करेंगे। अभी हम बातें कर रहे हैं मगर हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि कितना बड़ा हो सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत की इकॉनमी जब सेंसेक्स 3000 था, आज सेंसेक्स 70,000 हो जाएगा। मगर जब इकॉनमी एक लार्ज स्केल पर मूव करती है तो वह उस प्रकार से मोमेंटम क्रिएट करती है, उस प्रकार से वह मूव करती है, उस प्रकार से वहाँ पर हमेशा हमने देखा है कि चेंजेस आते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और एक बहुत सालों का ये ट्रेंड है कि आप इससे अभी भी आप जुड़ते हैं तो मेरे हिसाब से आप सोच कर समझ कर समझदारी से सेक्टरों में कंपनी में निवेश करेंगे तो आई थिंक इट इज़ ए मल्टी ईयर थिंग। कुछ सेक्टर्स आप बता दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ टेम्पलेट क्या है, और रादर देन टेलिंग पीपल व्हाट टू बाय आई विल गिव देम द प्रोसेस इन विच दे कैन आइडेंटिफाई, और फिर हम कंपनियों की बात भी करते हैं। तो रिलीजियस टूरिज्म में सबसे पहले क्या होगा, रिलीजियस टूरिज्म में सबसे पहले होगा लोग जाएंगे। लोग अगर जाएंगे तो लोगों की सबसे पहले डिमांड क्या होगी, अकोमोडेशन, लोकल ट्रैवल, बुकिंग ऑफ टिकट्स, फूड, सैनिटेशन, सिक्योरिटी, एज वेल एज कम्यूटिंग। तो अगर आप देखें तो ये सब चीज़ कहाँ पर होगी, लोकल होगी। तो सबसे पहले ज़मीन की डिमांड है। लुक आउट फॉर कंपनीज विच हैव लैंड बैंक इन दोज एरियाज, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वहाँ पर आप जाएंगे तो आप 2 दिन या 3 दिन रहेंगे, तो 2 या 3 दिन के लिए तो आप पड़ोसी के पास तो नहीं रहेंगे, आपको ना कोई होटल में रहना पड़ेगा। लुक एट कंपनीज विच आर सेटिंग अप सेटअप्स देयर। इंडियन होटल अयोध्या में जा रहा है, हमने देखा बनारस में भी इंडियन होटल जा चुका है। थोड़ी मेहनत दर्शकों को यहाँ पे करनी चाहिए, समझिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन से जा रहे हैं। तीसरा, अगर वहाँ जाएंगे तो आप खाएंगे पिएंगे, आप खाएंगे पिएंगे तो आप लोकल डेलिकेसीज भी खाएंगे, मगर उसके अलावा भी आप देखेंगे तो आप 2-3 दिन रहेंगे तो यू विल ऑल्सो बी कम्यूटिंग, यू विल ऑल्सो बी ईटिंग अ लॉट ऑफ फास्ट फूड एंड लॉट ऑफ QSR। तो वहाँ पर कौन सी QSR चेन्स हैं जो जाके सेटअप कर रही हैं। फिर आप जाएंगे तो आप टिकट बुक कराएंगे या टैक्सी बुक कराएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे तो ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल जो हैं उन पे देखिए कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर स्कीम्स मिलती है, कहाँ पर बिजनेस ग्रो करेगा। ऐसी समय फिर आप देखिए कि कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि इनके अंदर टूर ट्रैवल के पैकेजेस दे रही हैं, तो जो कंपनीज उन पे जाकर के आइडेंटिफाई करिए। फिर आप देखिए आप ट्रैवल वहाँ पे करेंगे तो आप अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट के आसपास विकास होगा। एयरपोर्ट के अंदर अगर एयरपोर्ट बिल्डिंग बन रही है तो आजकल था सब जगह से आप AC लगाना पड़ता है। कौन सी कंपनीज़ हैं वहाँ पर AC लगा सकती हैं, कौन सी कंपनीज़ हैं जहाँ पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होगा। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह एक चक्र है। मेरा ये मानना है कि ये चक्र एक मल्टी ईयर है, और ऐसे कि इंडिया की जब इकॉनमी ग्रो करेगी तो नंबर आपके और एक्सेलरेट होंगे और एक्सपीरियंस और बढ़ता रहेगा और ये और ग्रो करता रहेगा। दिस इज़ नॉट अ वन डे वंडर। मुझे लगता है कि एक नया पॉकेट, एक नया सेक्टर, एक नया थीम और एक नया GDP के लिए मल्टीप्लायर आ सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि IT कि इंडिया, जब मैं छोटा था तो सिविक की बुक में पढ़ता था दैट इंडिया एज एन एग्रेरियन इकॉनमी। बिल्कुल। आज इंडिया का 60% से ज़्यादा GDP सर्विसेज से आता है। बिल्कुल। मैंने नहीं सोचा था, ना मैंने पढ़ा था, मगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है बिकॉज उसने देखा है। तो क्या ये इतना बड़ा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल बड़ा हो सकता है। एक सवाल सर लास्ट में, चूँकि जनरली आप नहीं बताते, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं 2 या 3 शेयर जो आपको लगता है इस पर नज़र रखनी चाहिए। आप रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, नज़र रखनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पूरा टेम्पलेट बताया। देखिए इंडियन, so you have to when it comes to playing this as a theme, when you look at playing this as a theme, you have to always bet on somebody big. Okay. Big इसलिए because उनके पास processes हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास सस्टेनेबिलिटी है, वह गलती करके सीख जाएंगे और उनका ब्रांड है। आप जहाँ भी जाएंगे ब्रांड के लिए जाएंगे, आप कंफर्ट के लिए जाएंगे और आप सिक्योरिटी के लिए जाएंगे। तो इसके अंदर छोटे कंपनीज जो होती हैं वो हमेशा उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर हम टूरिज्म की बात करें तो विच आर द बिग कंपनीज इन होटल हॉस्पिटैलिटी, देयर इज 3 या 4 कंपनियां लिस्टेड हैं। अगर आप
रेलवे बुकिंग की बात करें IST, तो मोनोपोली टाइप बिजनेस है। अगर आप बात करें कि एयरपोर्ट इकोनॉमी कौन सी आती है तो वहाँ पर देख लीजिए कि एयरपोर्ट के अंदर किसके अंदर, तो GMR के पास एयरपोर्ट्स हैं और अडानी के एंटरप्राइजेस के अंदर एयरपोर्ट है। हो सकता है अडानी का आने वाले समय में एयरपोर्ट का इशू भी आ जाए, तो उसमें देख लीजिए क्या। अब आपको समझना पड़ेगा वहाँ पे कौन सी बड़ी QSR कंपनीज आ रही हैं, तो थोड़ी मेहनत करके देखिए 3 या 4 QSR कंपनीज हिंदुस्तान में लिस्टेड है। वहाँ पर अगर रोड्स बन रही हैं तो लोकल रोड कंपनीज कौन सी हैं उनको समझ लीजिए। अगर वहाँ पे एयरपोर्ट्स और एयर कंडीशनिंग आएगी तो वोल्टास और ब्लू स्टार है। तो ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ कि अपने आसपास आपने दिशा और बता दी कैसे करके आगे बढ़ना है। आसपास देखिए और इसको मल्टी ईयर थीम समझिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में हो सकता है मनीष जी द सोकल अयोध्या स्टॉक्स हैव गॉन अप, पर हो सकता है कि आप अगर इसमें आप इसमें अगर एक लंबी अवधि तक निवेश करते हैं तो मुझे लगता है कि जिसकी आज सब बात कर रहे हैं they will be surprised with the kind of change and the kind of impact religious tourism will have on the profitability of some of these companies. बिल्कुल। सबसे पहले तो अब दिकुल साहब का बहुत शुक्रिया इतने बड़े टॉपिक को, इतने सारे मुद्दों को इतनी आसान भाषा में बताने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो सीधे तौर पे आपने देखा बेहद खास शो राम राज का अर्थशास्त्र। आज के समय में धर्म सीधे तौर पे अर्थ का और देश के विकास का एक कह सकते हैं जरिया बन चुका है, और यही कुछ हमने समझाने की कोशिश की इस शो के जरिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।